हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं दोस्तों, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपका इस पर्सनल लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड्स का कुछ राशि बकाया है जो कि आपको बैंक या फिर एनबीएफसी को देना बाकी है दोस्तों। और हो सकता है कि मे बी आपने उस लोन की आपने ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया हो, एक ईएमआई, दो ईएमआई, तीन ईएमआई, जो भी है, ठीक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आगे चलकर आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाता है दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर्ड हो जाता है, और साथ ही साथ उस बैंक और एनबीएफसी के द्वारा आपको बैंक नोटिसेस भी भेजी जाती है, लीगल नोटिसेस भी भेजी जाती है, और साथ ही साथ रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको कॉल भी किया जाता है और आपको प्रेशर बनाया जाता है कि भैया आपकी जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान कर दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक, कुछ महीने, कुछ सालों तक इस प्रकार का जो कॉल है, नोटिसेस है, वो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा उस ग्राहक, उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को, बोरोवर को भेजी जाती है दोस्तों। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बीच में अचानक बैंक और एनबीएफसी के द्वारा उस बोरोवर को, उस कर्जधारी को किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं आता है, रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स भी नहीं आते, पूरी तरीके से शांति छा जाती है दोस्तों, पूरी तरीके से शांति छा जाती है दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि भैया जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो अपना पैसा भूल गई। अब ऐसा बोरोवर को लग रहा है कि भैया अपने को अब उस बैंक और एनबीएफसी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करना है, कुछ भी इस प्रकार का माहौल बन चुका है दोस्तों। अब माहौल मतलब कि भैया जब कॉल ही नहीं आ रहा है, ना नोटिसेस आ रही है, ठीक है, काफी लंबे समय से दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, और बैंक और एनबीएफसी का अता पता नहीं है, और बोरोवर एकदम खुश, कर्जदारी एकदम खुश कि भैया अब ना तो कोई रिकवरी एजेंट्स घर पे आ रहे, ना तो बैंक की नोटिसेस आ रही, ना तो कोई लीगल नोटिसेस, ना फिर या फिर किसी एडवोकेट्स का कॉल नहीं आ रहा, किसी पुलिस का कॉल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में काफी लंबा समय बीत गया दोस्तों। तो क्या जो बैंक और जो एनबीएफसी है, क्या वो अपना पैसा भूल गई? क्या अब उनको अपना पैसा, ये जो राशि जो बकाया है, क्या उसकी वसूली अब उनको नहीं करनी है? क्या जो कर्जधारी है, जो बोरोवर है, क्या वो ऐसा सोच बैठा है कि भैया अब अपने को पैसा देना नहीं है, बैंक और एनबीएफसी पैसे भूल गई? और ऐसे में हुआ क्या, अचानक 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद बैंक और एनबीएफसी के द्वारा उस बोरोवर, उस कर्जधारी को थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा अचानक वापस से कॉल आना चालू हो गया। बैंक के द्वारा बैंक नोटिसेस भी भेजना स्टार्ट कर दिया गया, लीगल नोटिसेस भी आना चालू हो गई कि हम आपके खिलाफ में इस धारा में, इस सेक्शन में मुकदमा करवा देंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में मुकदमा दर्ज करवा देंगे। टीसीएस बाउंसिंग का केस, ऑटो डेबिट जो मैंडेट था, उसमें आपने पैसा नहीं भरा तो आपके ऊपर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का हम आपके ऊपर केस करवा देंगे, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलवा देंगे। और दुनिया भर के एडवोकेट्स, पुलिस के ऑफिसर्स के द्वारा भी कॉल आने लग गया कि भाई पैसा का रीपेमेंट करवा दीजिए। इस प्रकार से आपको धमकियां, प्रेशर, मेंटल हैरेसमेंट, घर पे जो रिकवरी एजेंट्स है वो भी आना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। और काफी लंबे समय के बाद, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद दोस्तों, क्या ये जो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ये जो किया जा रहा है कृत्य वसूली वाला, क्या ये लीगल है दोस्तों? चलिए, उनका राशि बकाया है, वो मांग सकते हैं, वो कभी भी मांग सकते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे वो वैलिड है दोस्तों। लेकिन धमकाना, गाली गलौज करना, प्रेशराइज करना, घर पे आके, ठीक है, मिसबिहेव करना, आपकी बेइज्जती करना, ठीक है, आपके ऊपर मेंटल हैरेसमेंट, प्रेशर, फिजिकल हैरेसमेंट, ये सारी चीजें करना, क्या ये सही है? और कानूनी तरीके से आपके ऊपर लीगल कार्यवाही करना, क्या ये वैलिड होगा इतने समय के बाद, इतने लंबे गैप के बाद दोस्तों? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सो आइए डियर फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा मुद्दा होगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में आज मैं एक कानून और एक एक्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में दोस्तों। जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी जब किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में, उधारी के रूप में कोई पैसा देते हैं दोस्तों, तो उस पैसे की वसूली के लिए, उसकी रिकवरी के लिए द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम दिए गए हैं दोस्तों कि कितने समय के अंदर, कितने समय अवधि के अंदर ये बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई भी व्यक्ति जो उसने किसी को उधार के रूप में, कर्ज के रूप में दिया है, उसकी वसूली कितने समय के अंदर कर सकता है दोस्तों। तो उस टाइम, उस समय की जो बात है वो की गई है द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर दोस्तों। तो मनी रिकवरी का जो क्लेम है, जो सूट है दोस्तों, जो मुकदमा है, जो केस है, जो कोर्ट केस है, या फिर उसकी वसूली की जो कानूनी जो प्रक्रिया है, वो कितने समय अवधि के अंदर की जा सकती है दोस्तों। तो वो
टाइम लिमिट है दोस्तों 3 साल, 3 इयर्स। 3 साल के अंदर ही कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर एनबीएफसी या फिर बैंक अपने बकाया राशि की वसूली का जो भी लीगल जो एक्शन है या फिर जो मुकदमेबाजी है, जो कोर्ट में केस फाइल करना, जो मनी रिकवरी सूट फाइल करना, ये सारी चीजें वो 3 साल के अंदर ही कर सकता है दोस्तों, विद इन 3 इयर्स। यदि 3 साल के बाद जाकर यदि वो बोरोवर से, कर्जधारी से लीगल एक्शन की बात करता है और मनी रिकवरी की बात करता है दोस्तों, और उसको प्रेशराइज करता है, हैरेसमेंट करता है, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, गाली गलौज करना, धमकाना, तो ये कहीं ना कहीं इलीगल होगा। और वो पैसे अपने मांग सकते हैं बट पोलाइट मैनर में, वो उनका राइट्स है। लेकिन गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसे मांगना, ठीक है, और लीगल एक्शन की धमकी देना कि आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे दोस्तों, तो ये जो हक है, इस तरीके का जो राइट्स है, वो उनका खत्म हो चुका है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने समय अवधि और टाइम लिमिट के बाद जाकर ये एक्ट और ये जो कृत्य है वो करना चालू किया। क्योंकि हमारा जो कानून है, जो डिलिमिटेशन एक्ट है, वो हमें ये कहते हैं कि भैया वसूली करना है, रिकवरी करना है तो 3 साल के अंदर ही करना है दोस्तों। इसके बाद यदि जाकर करेंगे तो आप अपने उस राइट्स को, उस हक को, उस रिकवरी, उस वसूली का जो आपका राइट्स है, उसको आप खो दोगे दोस्तों। तो ये टाइम लिमिट आपको याद रखना दोस्तों, 3 साल 3 वर्ष। डियर फ्रेंड्स, अब ये समझना कि ये जो 3 साल जो 3 वर्ष है, इसकी कैलकुलेशन कब और कहां से की जाती है। यदि सपोज फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, आपने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, आप लोन की ईएमआई को नहीं भर रहे, बकाया राशि को नहीं भर रहे दोस्तों, तो आपने जिस डेट से डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, या फिर आपका जो लास्ट जो रीपेमेंट था, आपका जो लास्ट पेमेंट आपके द्वारा जो बैंक और एनबीएफसी को दिया गया था, उस डेट से आपका ये टाइम लिमिट, ये जो लिमिटेशन, जो समय अवधि है, इसकी काउंटिंग, इसकी कैलकुलेशन की जाती है दोस्तों। तो डेट ऑफ डिफॉल्ट से और डेट ऑफ लास्ट रीपेमेंट दोस्तों, वहां से आपका ये 3 इयर्स जो है, ये जो लिमिटेशन, जो टाइम पीरियड है, इसकी काउंटिंग, इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो अगर कंटिन्यूअसली 3 साल तक बैंक एनबीएफसी के द्वारा यदि आपके साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं की जाती है, पैसे की रीपेमेंट की डिमांड नहीं की जाती है, और या फिर आपके द्वारा बीच में कभी भी कोई भी अमाउंट का रीपेमेंट नहीं किया जाता है, आपके द्वारा कोई भी लिखित एप्लीकेशन या फिर ऑब्जेक्शन या फिर रिप्लाई या फिर जो भी रिक्वेस्ट है वो नहीं की जाती है दोस्तों, बैंक की तरफ से भी आपके साथ में कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी वार्तालाप नहीं किया जाता है दोस्तों, पूरा 3 साल एकदम शांति से बीत गया, उसके बाद यदि बैंक एनबीएफसी जागती है और आपसे आकर पैसे की डिमांड करती है, तो पोलाइट और रिक्वेस्ट मैनर में डिमांड कर सकती है, नो इशू। लेकिन यदि गलत तरीके से और कानूनी कार्रवाई की बात करेगी दोस्तों, तो ये उनका हक जो वहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों। यदि वो कोर्ट में जाती भी है, रिकवरी सूट फाइल भी करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में दोस्तों, तो प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टि टाइम जो है, टाइम जो लिमिट है, जो 3 वर्ष है, उसके अनुसार उनका जो पिटीशन है, उनकी जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो वहीं पे खारिज कर दी जाएगी। इस टाइम लिमिटेशन जो एक्ट है, जो 1963 का जो कानून है, जो बात करता है समय अवधि की, उसके अनुसार उस बैंक और उस एनबीएफसी की जो पिटीशन है उसको खारिज कर दी जाएगी दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक चीज और भी याद रखना कि यदि बीच में इस 3 साल के अंदर टाइम लिमिट जो दिया गया, यदि 3 साल के पहले या फिर बीच में कभी भी यदि बैंक एनबीएफसी के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन आपके साथ में किया गया, आपने रिप्लाई दिया या फिर आपने बीच में कभी कुछ तो रीपेमेंट कर दिया, तो दोस्तों जब भी बीच में रीपेमेंट करोगे तो आपका जो टाइम जो लिमिट है दोबारा वापस से रीसेट हो जाएगा, और आपने लास्ट रीपेमेंट कब किया रहेगा वहीं से वापस से काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मोस्टली क्या होता है, जो बैंक और जो एनबीएफसी होती है वो बीच बीच में आपको लीगल नोटिसेस, बैंक नोटिसेस या फिर कॉल्स वगैरह आपको बीच बीच में करती रहती है, और आपको बीच बीच में पेमेंट के लिए आपको पुश करती रहती है दोस्तों, जिससे कि जो लिमिटेशन, जो एक्ट की जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो बरकरार रहे, वो दोबारा वापस से रीसेट होते रहे बार बार, और जो कंटिन्यूटी जो 3 साल की जो है समय अवधि, वो बीच बीच में ब्रेक होते रहे दोस्तों। इसीलिए बैंक और एनबीएफसी के द्वारा बोरोवर्स को, कर्जधारी को बीच बीच में पेमेंट के लिए इंसिस्ट और इंटीमेट और उनको इन्फॉर्म किया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि टाइम लिमिट खत्म, 3 साल तक बैंक ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तो टाइम लिमिट तो खत्म होगा। उसके बाद यदि बैंक एनबीएफसी के द्वारा बोरोवर्स को कॉल, प्रेशर, ये वो सारी चीजें यदि की जाती है, तो फिर यदि अगर बोरोवर्स ने पैसे दे दिए तो फिर भाई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, भैया आपने पैसे लिए थे तो आपको रीपेमेंट तो आदि तो कल करना ही था। लेकिन कुछ हमारे कानून के जानकार, कुछ स्मार्ट बोरोवर्स हैं, कुछ कानूनी ज्ञान वाले कुछ कर्जधारी बोरोवर्स हैं, जो इस टाइम लिमिट का ज्ञान और नॉलेज लेके बैठे हैं। यदि 3 साल के बाद यदि बैंक ने कार्रवाई की, तो ये हमारे कुछ जो बोरोवर्स है, जो कर्जधारी है, ये बोलते हैं भैया 3 साल तो खत्म हो गया, अब तो मैं पैसे नहीं दूंगा, टाइम लिमिट खत्म, समाप्त, आपको जो करना चाहिए कर लीजिए। तो ऐसे में जो बोरोवर है वो ज्ञानी बन के बैठा है, उसके पास नॉलेज आ चुका है, डिलिमिटेशन एक्ट 1963 का 3 साल वाला जो है मनी रिकवरी सूट वाला, ये उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इस चीज का वो बेनिफिट ले लेता है दोस्तों, और इसका बेनिफिट लेके उसका रीपेमेंट नहीं करता है बैंक और एनबीएफसी का, बोलता है चलिए कोर्ट में। और जब कोर्ट में बैंक एनबीएफसी जाएगी तो प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसाई वो टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली उसका जो केस है, उसका जो पिटीशन है, वो वहीं पे डिसमिस
खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो बोरोवर है वो जीत जाता है। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि पैसे यदि आपके पास है तो आपको देना ही है, आज नहीं तो कल देना है। लेकिन यदि कानूनी ज्ञान और ये सारी चीजों का यदि आप नॉलेज लेके रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है दोस्तों इस लिमिटेशन टाइम पीरियड का दोस्तों। क्योंकि समय अवधि के बाद जाएंगे तो वो टाइम बाद हो जाएगा, और जब कोई चीज टाइम बाद हो जाती है तो उस चीज को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके केस को, मुकदमे को, पेटिशंस को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है दोस्तों। इस बात को आपको नोट करना है। सो डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए, भैया पैसे तो आज नहीं तो कल आपको देने हैं, लेकिन यदि लिमिटेशन पीरियड क्रॉस हो जाता है तो कानूनी तरीके से आप बैंक से बात करिए, ठीक है, राइट। तो 3 साल के बाद फिर वो जो बैंक है जो वो आपसे पोलाइट मैनर में प्यार मोहब्बत से पैसा मांग सकती है, लेकिन जबरदस्ती करके, धमकी देके, लीगल एक्शन की ये वो, तो इस तरीके से पैसे वो नहीं निकाल पाएगी यदि आपके पास कानूनी ज्ञान रहेगा तो दोस्तों। नहीं तो फिर भैया नहीं ज्ञान है तो आप दे देंगे उनके धमकी भरे कॉल्स, हाँ, रिकवरी एजेंट्स का घर पे होम विजिट, ये सब सारी चीजों से, मेंटली हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, गाली गलौज, ये सब सारी चीजों से डर के आप पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे कानून और नियम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं लिमिटेशन पीरियड के एक्ट के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये कानून क्या कहता है दोस्तों। तो पेमेंट तो करना भैया अच्छी बात है, यदि आपने पैसे लिए हैं बैंक और एनबीएफसी से आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट करना भैया अच्छी बात है, नहीं करना ये गलत है, दिस इज बैड हैबिट्स, ठीक है। तो रीपेमेंट करना चाहिए आपको। बाकी जो लिमिटेशन जो पीरियड का जो कानून है वो तो मैंने आपको आपके साथ में साझा और शेयर कर दिया दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए, राइट। डियर फ्रेंड्स, कहीं पे भी यदि कभी रिकवरी वसूली वाली कोई भी बात होती है, XYZ, चाहे वो लोन हो, चाहे वो या फिर किसी दोस्त, फैंस, रिलेटिव्स को आपने पैसे देके रखे हैं, ठीक है, उधारी के तौर पर, ठीक है, तो ऐसे सारे केसेस में जहां पर भी मनी रिकवरी सूट की बात होगी तो दोस्तों कोर्ट में समरी सूट फाइल करके आप अपने मनी की रिकवरी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये चीज, जो केस, जो मुकदमा है, जो कोर्ट केस है, जो मनी रिकवरी जो सूट आपको फाइल करना है, आपको 3 साल के अंदर ही करना है, ये 3 इयर्स आपको याद रखना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यदि मन में कोई क्वेश्चन से कोई प्रश्न है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर आपको जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैंने एक लीगल हेल्पलाइन नंबर दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्प्ले पे दिया है, आप उस पर कॉल करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। यदि बैंक एनबीएफसी के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिसेस, लीगल नोटिसेस, बैंक नोटिसेस या फिर कोई भी बैंक के द्वारा यदि या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी आपको समन्स, वारंट, नोटिसेस कुछ भी यदि आपको आता है दोस्तों तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए। उसको समझने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद दोस्तों आपके साथ में मैं बात करूंगा और आपकी जो भी तकलीफ और प्रॉब्लम या फिर जो भी आपके कंफ्यूजन है उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।